हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सारे सेफ हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं और अच्छे से पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, और बहुत पैनिक नहीं होना ये सिचुएशन में। देखिए, अपना ख्याल रखें, थोड़ी पॉजिटिविटी रखें, खुश रखें अपने घर वालों को, लेकिन प्रिकॉशंस भी लें। ठीक है, बट बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी रखें और हम जल्दी इस चीज़ से उभर जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन की बात करते हैं। हमारी सीरीज चल रही थी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, क्या, एमसीक्यूज गैप के लिए। ठीक है, और ये वीडियो किन बच्चों के लिए है? फॉर द वंस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी ईपी एफओ एग्जाम, जो कि जल्दी होने वाला है। ऑल राइट, और जब होगा तो 15 दिन पहले आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, तो आपको घबराने की बात नहीं है कि एकदम से आ गया, 3 दिन बाद है, 4 दिन बाद है, आपको आधे महीने पहले बता दिया जाएगा। तो विल बी हैविंग सफिशिएंट टाइम। और इस टाइम को आप ये मत समझना कि हाँ बहुत टाइम है, अब हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं खुद से कि हाँ 2 महीने तक नहीं होगा एग्जाम, ऐसे नहीं सोचना। ठीक है, अपनी तैयारी जैसे कर रहे थे वैसे ही करें। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पुरानी क्लास जो हुई थी ना, वहाँ पे बच्चों को कुछ दिक्कत थी इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, और उसको एक बारी सॉल्व करते हैं, उसको समझाती हूँ मैं। जब आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं होती ना, ये पार्टनरशिप का है, जब पार्टनरशिप डीड होती है तो वो तो पार्टनर स्पेसिफाई कर देते हैं कि हाँ मुझे इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, कैपिटल पे इतना चाहिए, मुझे मुझे इतनी सैलरी चाहिए, मुझे इतनी कमीशन चाहिए, मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में इतना दूंगा आपको। ये तब होता है जब आपकी पार्टनरशिप डीड मेंशन्ड होती है, वो तो चलो बाद की बात है। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो क्या क्या चीजें दी जाती हैं और क्या क्या चीजें ली जाती हैं? ना कुछ दिया जाता है, ना कुछ लिया जाता है एक पार्टनर से, सिवाय एक चीज के। सिर्फ एक चीज आपको देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी, वो आगे चल के देखते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब एक पार्टनर ने इस बिजनेस में कैपिटल लगाई, पैसा लगाया, अगर वो पैसा सेम पैसा बैंक में लगाता तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता। लेकिन यहाँ पे जब वो अपने बिजनेस में वो पैसा लगाएगा इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, उसको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जब कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। पहले पॉइंट का ये मतलब है। नो सैलरी इज गिवन। कोई एक पार्टनर है जो दिन रात मेहनत कर रहा है इस बिजनेस को अच्छा करने के लिए, इसको और प्रॉफिट्स लाने के लिए, लेकिन इसको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। कब? जब पार्टनरशिप डीड नहीं है। ना उसको सैलरी मिलेगी, ना उसको कमीशन मिलेगी। दोनों चीजों का आपने ध्यान रखना है। आगे देखिए, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज्ड फ्रॉम पार्टनर्स। अब ये एक पार्टनर है और ये है बिजनेस। अब उसने जो पहले अपना यहाँ कैपिटल लगाई थी, हो सकता है इसको जरूरत पड़ जाए, हो सकता है ये विड्रॉ करवा ले कुछ पैसा। जो वो विड्रॉ करवाता है ना एक पार्टनर पैसा, उसको बोलते हैं हम ड्राइंग्स। अकाउंट्स में उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट वाली ड्राइंग नहीं है आपकी, ये विड्रॉ वाली ड्राइंग्स है। तो जब इसने पैसा लिया बिजनेस से, तो क्या बिजनेस इसको ये बोल सकता है कि तूने पैसा लिया, ला इंटरेस्ट ला मेरे पास? ना। जैसे हम किसी बैंक से लोन लेते हैं तो वो हमसे इंटरेस्ट लेते हैं ना, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। लेकिन जब कोई पार्टनर ड्राइंग्स करता है तो वो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको नहीं देता ड्राइंग्स पे, बिजनेस को। कब? जब पार्टनरशिप डीड नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपकी बराबर रहेगी, चाहे 2 पार्टनर्स हैं इनकी 1:1 होगी, 3 पार्टनर्स हैं 1:1, 1:1:1, 4 हैं, 10 हैं, जितने भी हैं सेम होगी। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन में बोला जाए ना कि ए पार्टनर ने 10 लाख कैपिटल लगाई, इसने सिर्फ 50,000 लगाई और इसने 10,000 लगाई, तो प्रॉफिट्स किसको किस रेशो में मिलेंगे? जब कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसने 10 लाख लगाई, इसको ज्यादा प्रॉफिट्स मिलने चाहिए ना। जब पार्टनरशिप डीड नहीं है ना, इसको भी 1:1:1 इक्वल प्रॉफिट्स मिलेंगे। ये है पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे अलग। इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड एट द रेट 6% पर एनम। ये है आपका पार्टनर,
ये है आपका बिजनेस। जब एक पार्टनर बिजनेस से लोन लेता है ना तो वो होती है ड्राइंग्स, उस पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता। लेकिन ये पार्टनर ना बिजनेस को लोन दे भी सकता है। क्या दिया इसने? बिजनेस को लोन दिया, कैपिटल नहीं दी, लोन दिया। जब पार्टनर बिजनेस को लोन देता है ना तो अधिकार होता है उसका उस लोन पे इंटरेस्ट कमाने का। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6% पर एनम। अपने को बात क्लियर हुई यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन था, इसमें एक वर्ड की वजह से ना मेरे से गलती हो गई थी, मैंने एक वर्ड कर दिया था चेंज, रेक्टिफिकेशन में भी डाल दिया था वहां पे कमेंट्स में, बट जिसने नहीं देखा अभी देखिए। और इसमें कंफ्यूजन भी थी बच्चों को, तो स्पेशली दोबारा ये करवाया जा रहा है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर्स? टेकन फ्रॉम पार्टनर्स, मैंने यहाँ टेकन टेकन टू पार्टनर्स ऐसा कुछ लिखा था, बट पार्टनर से जब आपने लोन लिया है और कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है आपको बताना है। आपके पास 10 सेकंड का समय और ये चीज हमने अभी करी है। देखिए इसका आंसर, ये देखिए बहुत इजी है, आंसर है 6%। कुछ ना दिया जाएगा ना कुछ लिया जाएगा, सिवाय एक चीज बिजनेस अपने पार्टनर को देगा। क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, 77th क्वेश्चन। इसका ये मतलब है लास्ट क्लास तक 76 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए। ठीक है, मेरा एक ये मोटिव है आपको कि एक बारी 100 हमारे एमसीक्यूज हो जाए तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूं। क्या ये चीज ठीक है? अगर आप कमेंट्स में लिखेंगे कि नहीं अभी के दे दो पीडीएफ, तो अभी दे दूंगी, बट मेरे को ये है कि एक कंबाइंड पीडीएफ जिसमें 100 आपके एमसीक्यूज हो जाए तो वो आपको दे दी जाए। आप मुझे बता देना जो आपका ठीक लगे, आपको वैसा कर लेंगे हम। क्वेश्चन देखिए, पोजीशन ऑफ माइनर इन पार्टनरशिप फर्म इज claim only profits, liable for losses only, claim profits and liable for losses just like any other partner, cannot be admitted। अब माइनर मतलब जो 18 साल से कम है, he cannot be admitted in case of partnership। बताइए, 4 ऑप्शंस हैं, इसका आंसर मुझे दीजिए, आपके पास 10 सेकेंड्स हैं। चलिए करें इस क्वेश्चन को। ऑलराइट, इसका आंसर है अपना ए। हाँ, एक माइनर को आप पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन माइनर के कुछ राइट्स होते हैं। वो सिर्फ प्रॉफिट्स पे अधिकार रख सकता है। अगर कोई लॉस होता है ना तो आप माइनर को नहीं बोल सकते कि अपनी जेब से पैसा निकाल, अपने पर्सनल एसेट्स बेच के बिजनेस को, पार्टनरशिप फर्म को पैसा लाके दे ना। सिर्फ देखो मजे हैं उसके, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स क्लेम कर सकता है। ऑलराइट, ये देखिए, राइट्स ऑफ अ माइनर हैज द राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। ठीक है, रुकिए मैं इसको ना, to share the profits of the firm, but the minor partner is not liable for any losses beyond his interest in the firm. So his personal assets cannot be liquidated, मतलब they cannot be sold to pay the firm's liabilities। आगे देखिए, he can inspect the books of accounts of the firm, और इसके साथ साथ ही कैन डिमांड अ कॉपी ऑफ बुक्स। एक तो वो इंस्पेक्ट कर सकता है और वो डिमांड कर सकता है उनकी कॉपी, जस्ट लाइक एनी अदर पार्टनर। इफ नेसेसरी ही कैन सू एनी और ऑल द अदर पार्टनर्स फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स और बेनिफिट। सू का मतलब उस पर केस कर सकता है एक माइनर।
बड़े लोगों पे, बड़े पार्टनर्स पे केस कर सकता है। किस चीज के लिए? फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स और बेनिफिट्स। ये राइट्स देख रहे हैं आप माइनर के? ये देखिए, ठीक है। अगर कोई माइनर को जानते हैं ना तो उसको बोलना कि हाँ भाई जाओ पार्टनरशिप में, आपके बहुत फायदे हैं। आगे देखिए, अ माइनर पार्टनर हैज द राइट, हाँ बट इसके साथ साथ ना उसकी कुछ लाइबिलिटीज हैं। ठीक है, हर चीज के साथ कोई प्रोज और कॉन्स होते हैं, तो सिर्फ फायदे नहीं है, कुछ लाइबिलिटीज भी हैं। अ माइनर पार्टनर हैज द राइट टू बिकम अ पार्टनर ऑफ द फर्म ऑन अटेनिंग मेजोरिटी। मतलब अभी तो है वो माइनर पार्टनर, लेकिन माइनर कब तक माइनर रहेगा? कभी ना कभी मेजोरिटी एज में भी आएगा, 18 साल से ऊपर का भी होगा, तो उसको ये अधिकार है कि वो जब बड़ा हो जाए वो तब भी पार्टनर बन सकता है। लेकिन उसके पास ना 6 महीने का समय होता है ये चीज को डिसाइड करने का। सुनिए, एक और बात है, 6 महीने कब? 6 months कब? आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। मतलब 18 साल से जब ऊपर हो जाएगा ना, जिस दिन ऊपर हो जाएगा उसके 6 महीने बाद तक का उसके पास समय ही समय है ये सोचने के लिए कि क्या उसको पार्टनर बनना है। ठीक है, इन एनी केस, अच्छा उसको बनना है या उसको नहीं बनना, इन एनी केस ही मस्ट गिव पब्लिक नोटिस अबाउट द सेम। उसको बनना है कोई बात नहीं, नहीं बनना है कोई बात नहीं, दोनों केसेस में उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, और एक ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, 6 months आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। ऑल राइट, ये राइट्स ऑफ माइनर 4 हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसको लिख लीजिए कहीं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 ऑन योर स्क्रीन। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन एसेट्स एज एट कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, बुक वैल्यू या इनवॉइस प्राइस। चलिए करते हैं इसका आंसर। उम्मीद करती हूँ आप में से काफियों ने क्रैक कर लिया होगा। इसका आंसर है अपना ए, कॉस्ट प्राइस। डेप्रिसिएशन ना किस पे लगाते हैं? देखो, आपने एसेट ना आज खरीदा, खुद कॉमन सेंस की बात है यार, आपने ना अपना कोई भी एसेट, कोई मशीनरी खरीदी, कितने की? 10 लाख की। ठीक है, क्या आप इस पे, ये होता है कॉस्ट प्राइस, क्या आप इस पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं? हाँ। अगर वो मशीनरी आज आज उसकी वैल्यू, उस मशीनरी की ना बढ़ गई, वैल्यू, मार्केट वैल्यू 11 लाख हो गई, क्या आप इस पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं? बिल्कुल नहीं, नो। आप किस पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं? कॉस्ट प्राइस, जिस चीज पे आपने खरीदा है, जो आपको कॉस्ट पड़ी थी, जिस पे खरीदा है। ऑलराइट, अगला देखिए, द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मीन्स अ मेथड बाय विच the rate of depreciation falls year by year. The amount on which depreciation is calculated falls year by year. The rate as well as the amount on which depreciation is calculated falls year by year. Yeah, all of the above. You have your time of 10 seconds, guys. यहाँ पे लिखा है रेट, यहाँ है अमाउंट, अगला में है रेट एंड अमाउंट, चौथा ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर करें। ये देखिए, इसका आंसर है अपना बी। जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है वहां पे ना आपका जो, इसका ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, यहाँ पे ना आपके रेट तो सेम रहता है, क्या चीज कम होती जाती है? अमाउंट। ठीक है, अमाउंट डिक्रीज होती जाती है, वो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ पे ना स्ट्रेट लाइन मेथड दिया होता तो उसका आंसर क्या होता? ए, बी, सी की डी? सोच के बताएं, ए, बी, सी की डी? कमेंट्स में करना, लिख देना। इफ स्ट्रेट लाइन मेथड, इफ स्ट्रेट लाइन मेथड, देन योर आंसर। ए बी सी डी मत लिखना,
अपना पूरा आंसर लिखना कमेंट्स में, ठीक है। इसका आंसर पता है क्या है? अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, आपका यहाँ पे रेट क्या होगा? सेम। और अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगी? सेम। स्ट्रेट लाइन मेथड में सेम रहता है, लेकिन डिमिनिशिंग में ना सिर्फ और सिर्फ रेट सेम रहता है, लेकिन अमाउंट कम होती जाती है। क्वेश्चन करते हैं आगे, घबराना नहीं। अगला क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इज चार्ज्ड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, written down value, market value, none of the above. क्या हमें ये आंसर आ गया इसका? देखो, कंफ्यूज नहीं होना कि पहले डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट करते थे तो ओरिजिनल कॉस्ट पे करते थे। अब डिमिनिशिंग का जो है ना, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मतलब आपका जो बैलेंस है ना वो कम होता जा रहा है। डिमिनिशिंग बैलेंस, कम वाले बैलेंस पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। जो बैलेंस कम होता जाता है ना, उसको बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। कॉस्ट किसी भी एसेट, फिक्स्ड एसेट की है 5000, रेट है 10% और टाइम है 3 साल। तो 3 साल के बाद आपको डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकालनी है। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए आपको 20 सेकंड का टाइम दे रही हूं मैं। क्या सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन एवरीवन? देखो, इसके लिए अगर आपको और समय की जरूरत है पॉज कर लीजिएगा, अभी मैं आंसर डिस्प्ले कर रही हूँ उसका। इसका आंसर है ए, 405 रुपए। अपना देखना, अपना मतलब मैं करूंगी सॉल्व, आपने ना ध्यान देना है कि डिमिनिशिंग में रेट क्या सेम रह रहा है और अमाउंट डेप्रिसिएशन की चेंज हो रही है। आपने ये चीज देखनी है अब, ठीक है। ये पुराना क्वेश्चन था, अभी मैं प्रैक्टिकल करती हूँ और आपने ये चीज ऑब्जर्व करनी है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ईयर में मतलब बैलेंस शीट में, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन की अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अपना एसेट कितने का है बच्चे? कितने का एसेट अपना? 5000 का, ठीक है। उस पे 10% रेट लगा दो। डेप्रिसिएशन पहले साल कितने आई? एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितनी आई? 500 रुपए की। डेप्रिसिएशन आ गई पहले साल 500 रुपए की, फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है। अब बैलेंस शीट में ना एसेट था 5000 का, माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं। बैलेंस शीट, सॉरी ये ना, रुकिए, ये आपका है 500। कितना आया बैलेंस शीट में पहले साल में एसेट? 4500। सेकेंड ईयर में देखो क्या करोगे आप, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। जो चीजें बोली है ना ऑब्जर्व करने के लिए, उसको ऑब्जर्व करना है आपने। बैलेंस शीट में ना अब क्या आएगी? देखो, डेप्रिसिएशन का क्या रेट हुआ अगले साल? 4500 का एसेट है, कितना रेट लग रहा है? 10%। ये है रिटर्न डाउन वैल्यू, इस पे लगती है डेप्रिसिएशन। कितना हो रहा है? 450। दूसरे साल कितनी लगी डेप्रिसिएशन? 450, सेकेंड ईयर। तो बैलेंस शीट में 4500 अपना बैलेंस था, माइनस 450 करेंगे, अमाउंट कितनी आएगी बैलेंस शीट में? 4050। अभी तक इतनी बात क्लियर है? अगला देखिए, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर अपने पास कितना बैलेंस बचा बैलेंस शीट में? अभी 4050 माइनस जो डेप्रिसिएशन होगी। अब डेप्रिसिएशन कितनी है? क्या है बैलेंस अपने पास? 4050। कितना रेट है? 10%, 405।
तो थर्ड ईयर में कितनी डेप्रिसिएशन आई एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर? 405। ठीक है, 4050 माइनस 405, जो ये अमाउंट आएगी ना आपकी, ये बैलेंस शीट में आएगी। तो क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, कॉस्ट है आफ्टर 3 इयर्स। तो आफ्टर 3 इयर्स, ये रहा फर्स्ट ईयर, ये रहा सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, आफ्टर 3 इयर्स कितना डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ रहा है? 405। क्या यहाँ रेट अपना सेम रहा? रुको, क्या अपना रेट यहाँ तीनों केसेस में सेम रहा? हाँ बोलो, यस। क्या जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो चेंज हुई? पहले 500, अगले साल 450, फिर 405। हाँ, मतलब अब आपने ऑब्जर्व कर लिया कि डेप्रिसिएशन का जो अपना रेट है वो सेम है, लेकिन जो अमाउंट है इट विल चेंज। आर वी क्लियर विद दिस? अच्छा, ये क्वेश्चन ना किस फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है? अभी तो डेप्रिसिएशन पूछ ली 3 साल बाद, आपसे बैलेंस शीट की जो वैल्यू पूछी जा सकती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ 3 इयर्स। तो आपको क्या करना है, इसमें से ये माइनस करके जो आएगी वैल्यू वो आंसर होगा। ठीक है, वैसा क्वेश्चन भी आने वाली क्लासेस में करेंगे, अभी के लिए ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड देन आइडेंटिफाई it is which type of receipt? चलिए करें इसका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है अपना बी। अच्छा मुझे बताओ यार, सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई कुछ भी नहीं था। डिबेंचर्स कहाँ पे आते हैं, किस चीज का पार्ट है? प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है कि बैलेंस शीट का पार्ट है? आप बोलेंगे बैलेंस शीट का पार्ट है। बैलेंस शीट में भी अभी 2 डिविजन्स हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी का पार्ट है कि एसेट्स का पार्ट है? डिबेंचर, आप बोलेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी का पार्ट है, मतलब इक्विटी में आता है अपना डिबेंचर्स। ठीक है, ठीक है, इक्विटी का पार्ट है, ऑलराइट, इस साइड का पार्ट है। अब इसमें भी आता है कि लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है? लायबिलिटी का पार्ट होता है डिबेंचर्स आपके, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है कि इक्विटी का पार्ट है? आंसर है इट इज पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इन बैलेंस शीट। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जो चीज लॉन्ग टर्म है ना, बस वो कभी रेवेन्यू नहीं होगी, वो हमेशा क्या होगी? कैपिटल। अच्छा, अगर यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखा होता, इस सी की जगह कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखा होता, तो आंसर क्या करते? फिर क्या लगता है आपको? भी तो हो सकता है आपको इजी लग गया हो रेवेन्यू और कैपिटल में से। जो डिबेंचर्स ना क्या होते हैं, एक ना एक सिंपल भाषा में बताऊं तो जो एक बिजनेस होता है ना, उसको पैसा चाहिए ऑपरेट करने के लिए। तो कभी कभी वो शेयर्स इशू करते हैं, कभी कभी वो डिबेंचर्स इशू करता है। डिबेंचर्स इशू करता है मतलब पब्लिक को बोलता है ये रे डिबेंचर्स, आप इनको खरीदो, जो वो खरीद के पैसा आएगा ना वो मेरे बिजनेस में आएगा। तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, रिसीव कर रहे हैं, इस वजह से वो कैपिटल रिसीट है। और ना एक और बात बताऊं, ये देखो, ये ना आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देगी ये चीज। डिबेंचर्स पे ना आप क्या देते हैं? इंटरेस्ट। इक्विटी पे आप क्या देते हैं? डिविडेंड। ठीक है, जो आपका डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट, इक्विटी पे डिविडेंड। इक्विटी वाले कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर प्रॉफिट है ना बिजनेस में तो ही हमें डिविडेंड देना, लेकिन अगर लॉस है ना फिर मत देना हमें डिविडेंड। इक्विटी और प्रेफरेंस वाले ये बात करते हैं, लेकिन डिबेंचर्स वाले बोलते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपका प्रॉफिट है कि लॉस है, हमें हमारा इंटरेस्ट तो चाहिए। तो ना आपका जो लॉस में भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है डिबेंचर्स वालों को, तो सोच समझ के इशू करवाने चाहिए। चलिए वो आगे की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, इनकम टैक्स पेड बाय चेक
it will be credited to? Is it cash account? Is it income tax account? Is it bank account? Is it expense account? You are having time of 10 seconds. Do this question. चलिए इसका आंसर बताऊं सबको, आ गया? इसका ना जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है ये देखिए इसका आंसर है अपना सी, बैंक अकाउंट। आप कहेंगे इनकम टैक्स तो खर्चा होगा तभी पे किया, बिल्कुल ठीक है। खर्चा है तो कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंसेस साइड में। ऑल राइट, तो इसका रूल क्या होता है वैसे? अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें तो क्या होगा? जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ किस एक्सपेंस की बात हो रही है? एक बच्चे ने पूछा था कि मैम डेबिट क्रेडिट का कुछ नहीं समझ आता, ये चीज आपके लिए एक्सप्लेन कर रही हूं मैं, और उस हर बच्चे के लिए जिसको दिक्कत आती है डेबिट क्या क्रेडिट क्या। 3 गोल्डन रूल्स बस, बाकी पूरी कहानी इसी से रिलेटेड है, पूरी की पूरी। मैं चाहती हूं आप मेरी जर्नल एंट्रीज की क्लास देखें, वहां से आपको चीजें क्लियर होंगी, एक्चुअल में क्लियर होंगी। ठीक है, इनकम टैक्स दिया, रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। तो डेबिट क्या करेंगे? इनकम टैक्स। क्रेडिट क्या करते हैं? पैसा दे रहे हैं ना, तो पैसा क्या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है ना, हमारा कैश हो। अच्छा चेक है, चेक मतलब बैंक से, चेक का मतलब बैंक होता है, कैश नहीं बोलेंगे आप, चेक का मतलब बैंक। बैंक किसका पार्ट है? बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपके हाथों से क्या जा रहा है? चेक जा रहा है। मतलब ये नहीं कहेंगे बैंक जा रहा है, चेक जाता है। जब चेक जाता है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, चेक की जगह यहां लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। तो क्वेश्चन में यही पूछा था आपसे, इनकम टैक्स पेड बाय चेक, इट विल बी क्रेडिटेड टू, दिस इज द जर्नल एंट्री, इनकम टैक्स अकाउंट विच विल बी डेबिटेड। ये नहीं पूछा आपने, हमसे क्या पूछा है? व्हाट इज क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट अपना क्रेडिट होता है, इस वजह से इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन चैरिटी then which type or which account is credited? पुराने वाले क्वेश्चन का लॉजिक लगाएंगे आप यहाँ पे, फिर आंसर निकल जाएगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है अपना बी, परचेज अकाउंट। ये देखो इजी है बात। जब गुड्स की बात आती है ना, तो आप गुड्स वर्ड कभी नहीं लिखते, ये चीज मैंने अपनी क्लासेस में बता रखी है। आप परचेजेस लिखते हैं या सेल्स लिखते हैं? ठीक है, अगर गुड्स परचेज करते हैं तो उसको परचेजेस बोलते हैं, गुड्स सेल करते हैं तो सेल्स करते हैं। तो आपके ना पास गुड्स थे जो आपने खरीदे हुए थे, आपने उनको चैरिटी में बांटा, ये सेल नहीं है आपकी, तो यहाँ सेल्स वर्ड नहीं आएगा। ठीक है, उन गुड्स को जो आपने खरीद रखे थे ना, आपने चैरिटी कर दी उनकी। तो पहली बात, जो गुड्स होता है, गुड्स मतलब मेरी इन्वेंट्री, ये किसका पार्ट है? इन्वेंट्री बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। अच्छा क्या जा रहा है आपके हाथों से? गुड्स जा रहे हैं, गुड्स को हम सेल्स नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? परचेजेस। क्या चीज क्रेडिट हो रही है? व्हाट इज बीइंग क्रेडिटेड? परचेज अकाउंट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपके तो गुड्स जा रहे हैं ना, चैरिटी में जा रहे हैं, बाय बाय कर रहे हो आप उनको, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन। अब ये हमने किया है, ध्यान से। अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन इन स्ट्रेट लाइन मेथड, इज इट इंक्रीजिंग एवरी ईयर, डिक्रीजिंग, रिमेन्स कांस्टेंट, या नन ऑफ द अबव?
चले इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। इसका आंसर है सी, इट रिमेन्स कांस्टेंट। याद है ना जो हमने किया? ये देखिए कहाँ गया कहाँ गया। चलिए लेट इट बी, लेट इट बी। यू नो द कॉन्सेप्ट राइट? आई हैव एक्सप्लेन दिस टू यू इनिशियली। रिमेन्स कांस्टेंट एवरी ईयर, मतलब जो आपकी डेप्रिसिएशन होगी ना स्ट्रेट लाइन मेथड में, यहाँ दो चीजें कांस्टेंट रहेगी। एक तो आपका रेट भी कांस्टेंट रहेगा और आपकी जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो क्वेश्चन ने पूछा वो भी कांस्टेंट रहेगी, ना वो बढ़ेगी ना वो कम होगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास को अंत करते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चंस नहीं थे, ये जितने भी किए हैं उसके साथ कई कॉन्सेप्ट्स जुड़े हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। और अपना ख्याल रखें और इसके जैसे मास्क डाल के रखें। ठीक है, अगर कहीं बाहर जा रहे हैं वैसे ट्राई करना घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें, ख्याल रखें और पढ़ते रहें। विद दिस थैंक यू सो मच, बाय बाय।